न्यूजीलैंड पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साउथ में ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री है। इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोग मेरी तरह न्यूजीलैंड को क्रिकेट की वजह से ही जानते हैं। ब्रेंडन मैकलम, रॉस टेलर, डैनियल विटोरी। मैं तो न्यूजीलैंड को इन्हीं की वजह से जानता था, पर न्यूजीलैंड दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, खासकर अपनी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज, खूबसूरत लेक्स और हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड की वजह से। आप में से कुछ लोगों को शायद ये ऑलरेडी पता होगा कि मशहूर मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की शूटिंग भी न्यूजीलैंड की ही इन्हीं खूबसूरत वादियों में हुई थी। न्यूजीलैंड का मौसम बिल्कुल यूके की तरह है, हल्की सी गर्मी, लॉन्ग विंटर्स और अच्छी खासी बारिश। मगर इसके बावजूद न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन का 7% भी नहीं। अगर आप न्यूजीलैंड का ये मैप देखें तो आपको नज़र आएगा कि तकरीबन 80% न्यूजीलैंड बिल्कुल खाली है और वहाँ कोई नहीं रहता। न्यूजीलैंड की 70% आबादी नॉर्थ में रहती है और नॉर्थ की भी 50% आबादी ऑकलैंड शहर में रहती है। इतना ज़बरदस्त मौसम, खूबसूरत लोग, क्राइम रेट और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बावजूद 80% न्यूजीलैंड खाली क्यों है? दोस्तों, आप देख रहे हैं बेस्ट इन्फो चैनल और मेरा नाम राना उमर फारान है। अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो आप नोटिस करेंगे कि न्यूजीलैंड हमारी बाकी दुनिया से बहुत दूर है। मतलब अगर आप कराची या मुंबई से जहाज़ में बैठे तो ये पूरा अरेबियन सी और इंडियन ओशन को क्रॉस करके तकरीबन 18 से 22 घंटे की फ़्लाइट के बाद ही आप न्यूजीलैंड पहुंच सकते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान दुनिया से इतनी दूर इस आयरलैंड तक कैसे पहुंचा। अब यहाँ पर मल्टीपल व्यूज़ हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ ये लिखा हुआ है कि आज से 1000 साल पहले लगभग 1320 से 1350 के बीच मावरी लोगों ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। मावरी पैसिफिक ओशन के इन सारे आयरलैंड, जिन्हें पॉलिनेशियन आयरलैंड भी कहा जाता है, इन पर रहने वाले लोगों को कहा जाता था। ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक मावरी 13वीं सदी के उस पार से अपने ये सारे आयरलैंड छोड़कर बड़ी बड़ी कश्तियों में बैठे और न्यूजीलैंड पहुंच गए। ये लगभग वही ज़माना बनता है जब मंगोल्स और चंगेज़ खान पूरे यूरो एशिया पर अपना कंट्रोल ले रहा था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग अपने पुराने आयरलैंड छोड़कर न्यूजीलैंड आए ही क्यों? इस सवाल का खोज लगाने के लिए जब हमने रिसर्च की तो कुछ आर्टिकल से पता चला कि मावरी के अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। मावरी ट्रेडिशंस के मुताबिक न्यूजीलैंड 13वीं सदी में नहीं बल्कि इससे भी 500 साल पहले अराउंड 750 एडी में कूपे नाम के एक मावरी ने डिस्कवर किया था। कूपे एक फिशरमैन था जो अपने और अपने ट्राइब के लिए मछलियां पकड़ता था, मगर फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि जब भी वो जाल लगाता तो उसकी मछलियां उस एरिया में पाए जाने वाले ऑक्टोपस खा जाते और उन लोगों के हाथ कुछ भी ना लगता। अब क्योंकि उन लोगों का मेन फूड सोर्स था ही मछली, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई और इसका हल ये निकाला गया कि कूपे और उसके कुछ साथी समंदर में जाकर किसी और आयरलैंड की खोज लगाने की कोशिश करेंगे जहां पर खाने पीने की अच्छी खासी सप्लाई हो। इसी खोज में कूपे अपने साथ 20 से 25 आदमी लेकर पैसिफिक ओशन में उतर गया। कुछ दिन के सफ़र के बाद ही इन्हें बड़े बड़े पहाड़ों वाला एक आयरलैंड नज़र आया। ये न्यूजीलैंड था। सी फूड, भेड़ बकरियों और फलों से मालामाल आयरलैंड, जिस पे और कोई दूसरा इंसान नहीं था। ये कूपे और उसके ट्राइब के लिए परफेक्ट जगह थी। कूपे ने अपने चंद साथियों को वापस पॉलिनेशियन आयरलैंड भेजा ताकि वो बाकियों को इस आयरलैंड की खबर दे और इसी तरह न्यूजीलैंड पर मावरी लोग आबाद होना शुरू हुए। 17वीं सदी तक मावरी लोग सुकून से न्यूजीलैंड में रहते रहे और दुनिया से दूर होने की वजह से ना इनकी किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही किसी से कोई खतरा। मगर ये सब बहुत जल्द बदलने वाला था। ये वो वक्त था जब वेस्टर्न नेशंस अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में फैल रही थी। एक्सप्लोरर्स को भेजा जा रहा था कि वो आयरलैंड कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट डिस्कवर करें जिन पे कब्जा करके यूरोपियन कंट्रीज़ अपनी पावर बढ़ा सकें। इसी सिलसिले में एक डच एक्सप्लोरर एबल टेस्टमैन पैसिफिक ओशन के साउथ में किसी कॉन्टिनेंट की खोज में निकला। बिकॉज उस वक़्त यूरोपियंस का ख्याल था कि इस हिस्से में कोई कॉन्टिनेंट ज़रूर होगा और अगर ऐसा हुआ तो वो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोल देगा। 1642 में टेस्टमैन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया, मगर उसने जब वहाँ उतरने की कोशिश की तो उसकी मावरी लोगों के साथ ज़बरदस्त खूनी लड़ाई हुई
और मजबूरन उसे भागना पड़ा। फिर 1769 में एक ब्रिटिश अफिसर जेम्स कुक इसी कॉन्टिनेंट को ढूंढता हुआ न्यूजीलैंड पहुंचा। एक दफ़ा फिर जेम्स के फौजियों और मावरी लोगों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई और उसमें कई मावरी चीफ्स भी मारे गए। जेम्स को वापस जाना पड़ा, मगर इस बार उसने न्यूजीलैंड और इस सारे सफ़र का डिटेल्ड मैप बना लिया और इसी मैप के थ्रू फिर 18वीं सदी में यूरोपियन इस आयरलैंड तक पहुंचना शुरू हुए और इस बार उन्होंने मावरी लोगों के साथ बड़े स्मार्ट तरीके से डील किया। इन्हें ट्रेड और प्रॉफिट का लालच देकर ब्रिटिश ने अपनी नेवल पोर्ट्स बनाना शुरू की और फिर 100 साल बाद ही ब्रिटिश ने न्यूजीलैंड का कंप्लीट कंट्रोल ले लिया। ब्रिटिश और मावरी लोगों के दरमियान 1840 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसे द ट्रीटी ऑफ वेतानगी कहा जाता है और इस ट्रीटी के बाद न्यूजीलैंड ऑफिशियली यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। उस वक़्त मावरी लोगों की पॉपुलेशन तकरीबन 2 लाख थी, लेकिन अगले 100 सालों में यह पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय 2 लाख से कम होकर 40,000 तक पहुंच गई और इसके 2 मेन रीज़न थे। असल में जब यूरोपियन लोग इधर आए तो उनके साथ वो बीमारियां भी इधर आईं जो उस वक़्त यूरोप में आम थी। प्रॉब्लम ये थी कि मावरी लोगों में इन डिजीज़ की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी और इसीलिए यूरोपियन एमिग्रेशन के बाद लोकल मावरी लोग बीमार होकर मरना शुरू हो गए। दूसरा, 19वीं सदी में न्यूजीलैंड एक बहुत ही वायलेंट जगह बन चुका था। ट्रीटी ऑफ वेतानगी के सिर्फ 5 साल बाद ही ब्रिटिश और लोकल मावरी के दरमियान लैंड ओनरशिप को लेकर सीरीज ऑफ वार शुरू हो गई जो अगले 40 साल तक चलती रही। इन वार्स में बहुत ज़्यादा लोकल्स मावरीज मारे गए और फाइनली ये सारा सिलसिला 1881 में जाकर रुका जब मावरी के सारे बड़े चीफ्स मारे जा चुके थे और मावरी मूवमेंट पूरी तरह क्रैश हो चुकी थी। अब ब्रिटिश भी ये समझ चुके थे कि लोकल्स को डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता और इसीलिए इन वार्स के फ़ौरन बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल्स को इलेक्टोरेट प्रोसेस से लेकर हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में की स्टेक होल्डर बना दिया और इस तरह न्यूजीलैंड में पीस और प्रोग्रेस का सफ़र फाइनली शुरू हुआ। लेकिन वीडियो के शुरू में आपको दिखाया था न्यूजीलैंड का इतना ज़्यादा एरिया खाली क्यों है और सारे लोग इधर नादरन आयरलैंड में ही क्यों रहते हैं। असल में न्यूजीलैंड का ये सदर्न रीजन बिल्कुल खाली इसलिए है क्योंकि इस सारे एरिया पर रहना या कंस्ट्रक्शन करना नियरली इम्पॉसिबल है। न्यूजीलैंड के सदर्न पार्ट में हर तरफ माउंटेन रेंजेस हैं। इस सारे एरिया में हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ज़मीन इतनी अनइवन है कि इवन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड वगैरह बिल्ड करना भी ऑलमोस्ट अनइम्पोर्टेंट है। पहाड़ों के उस तरफ ये ईस्टर्न साइड की ज़मीन बहुत ही खुश्क और अनफर्टाइल है। इसकी वजह से यहाँ पर एरिगेशन वगैरह भी नहीं हो सकती। इसीलिए न्यूजीलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इधर नादरन आयरलैंड पर रहती है। पॉपुलेशन शॉर्टेज के इस मसले को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वार 2 के बाद इमिग्रेशन पॉलिसीज़ रिलैक्स की। वर्ल्ड वार 2 से पहले न्यूजीलैंड में नॉन वाइट लोगों की एंट्री मना थी और इसी वजह से न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 1950 तक स्टैग्नेट रही और इसके बाद जब ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हुई तो एशिया स्पेशली चाइना, फिलीपींस और इंडिया से लोग इधर आकर आबाद होना शुरू हुए और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन में फाइनली मच नीडेड बूम आना शुरू हुआ। आज न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 27% एमिग्रेंट्स या वो लोग हैं जो न्यूजीलैंड से बाहर पैदा हुए थे। एमिग्रेंट्स की मेजॉरिटी इधर ऑकलैंड और इसके आसपास के एरियाज़ में रहते हैं और यही वजह है कि ऑकलैंड आज दुनिया की लीस्ट अफोर्डेबल सिटीज़ में से एक है बिकॉज लैंड सप्लाई कम है और हाउसिंग की डिमांड ज़्यादा है। इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट अब लोगों को $8,000 तक की ग्रांट दे रही है ताकि वो ऑकलैंड से 100 किलोमीटर दूर वाइकाटो में शिफ्ट हो जाएं ताकि ऑकलैंड की हाउसिंग मार्केट पर प्रेशर कम हो और प्राइसेस नॉर्मल हो जाएं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि न्यूजीलैंड की सारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एनिमल मीट एक्सपोर्ट करने पर चलती है। नादरन आयरलैंड में बारिश की वजह से ऐसी लश ग्रीन ज़मीन है जिसकी वजह से इधर बेशुमार भेड़ बकरियां और गायें पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख के करीब है जबकि एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ पर भेड़ बकरियों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ है और इसीलिए न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज़्यादा मटन और शीप वेल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है।
न्यूजीलैंड का 95% मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है और 2019 में इस एक्सपोर्ट से न्यूजीलैंड ने $46 बिलियन का रेवेन्यू कमाया। न्यूजीलैंड दुनिया की 50वीं बड़ी इकानमी है और इस इकानमी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है। $46 बिलियन सिर्फ गोश्त की एक्सपोर्ट से कमाना एक अनबिलीवेबल चीज़ है और ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए एक मोटिवेशन होनी चाहिए क्योंकि ये तीनों एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।